ए करंट आई इज फ्लोज, नहीं आई इज फ्लोइंग होगा। A current I is flowing in an infinitely long wire with cross section in the form of a semicircular ring of radius r। semicircular ring है एक। A current I is flowing in an infinitely long wire with cross section, उसका जो cross section है वो एक रिंग के फॉर्म में है of radius r, ठीक है। The magnitude of the magnetic induction along its axis is, तो ये एक बहुत ही लॉन्ग इन्फिनेटली लॉन्ग वायर दे दिया गया, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है आई। इसका जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, मतलब इस ये अगर वायर जो वायर है वो इस तरह का नहीं है, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर नहीं है, वायर का जो क्रॉस सेक्शन है कुछ ऐसा है। सेमी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ऐसा वायर तो होता नहीं है खैर, लेकिन दे दिया है, ये ऐसा है सेमी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला वायर है। ये बहुत लंबा है, ऐसे चला जा रहा है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सेमी सर्कुलर है विथ क्रॉस सेक्शन इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर। इसका जो रेडियस दिया गया है यहां से लेकर के ये रेडियस है, दिस रेडियस इज आर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग इट्स एक्सिस, ठीक है, आपको बताना है कि ऐसे मैग्नेटिक इंडक्शन बताना है, ठीक है, अलोंग इट्स एक्सिस। ओके, तो देखो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फॉर्मूला आपको मालूम है? मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का नहीं बताना है, इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन लिखा हुआ है। तो शीट जो था उसको हम लोगों ने ऐसे, शीट कैसा है कि एक्चुअली ये मेटल की पतली सी शीट रही होगी, ठीक है, इस शीट को हम लोगों ने यहाँ से ऐसे मोड़ दिया, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा कर्वेचर दिया तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। नाउ दिस इज वेरी वेरी लॉन्ग, ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो शीट है इसको आप पतले पतले सेक्शंस में काट सकते हैं, स्ट्रिप में, और हर स्ट्रिप एक वायर की तरह होगा, ठीक है। और आपको मालूम है किसी भी वायर के जिसमें कि आई करंट फ्लो हो रहा उससे आर डिस्टेंस पर ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आपको निकालना है क्या, इसके एक्सिस पर, इसके एक्सिस यानी कि ये जो आपका रिंग बन रहा है इसका क्रॉस सेक्शन सेमी सर्कुलर रिंग जैसा होगा, यानी कि ये शीट है, एक्चुअली में ये शीट होगा तभी तो उसका क्रॉस सेक्शन रिंग जैसा होगा, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन रिंग जैसा बनाने के लिए एक्चुअली ये शीट को मोड़कर बनाया जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर यानी कि इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो आप स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, पतले पतले जो स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हैं इसमें से हम लोग, ओके, ये जो पतला सा स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, उस स्ट्रिप का कुछ थिकनेस मान लेते हैं, उसका जो थिकनेस है यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि ये जो थिकनेस है दिस इज, इस थिकनेस को आप मान लो dx, कुछ भी dl मान लेते हैं, चलो dx नहीं dl ले लेते हैं, ओके। तो ये थिकनेस, इसका जो थिकनेस है वो है dl, ओके। और ये जो स्ट्रिप है पतला सा वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो उससे ये जो एक्सिस होगा वो r दूरी पर होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर ऐसे हैं, इस यहाँ पर जो आप ले रहे हैं इससे भी r दूरी पर होगा, यहाँ लेंगे तो भी r दूरी होगा, यहाँ पे भी r होगा। तो आपने क्या किया, ये जो स्ट्रिप है वो अंदर तक चली जा रही है, जो पतला वायर है अंदर जा रहा है, इसके क्रॉस सेक्शन को आप बहुत सारे पतले पतले वायर्स का कलेक्शन मान सकते हैं, ठीक है। तो एक की वजह से जो एक पतले से स्ट्रिप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम लोग dB कह लेते हैं, ठीक है, dB।
ये मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं निकालना था, वो फील्ड को ही कहा जा रहा है, ठीक है। तो उस dB की वैल्यू क्या होगी, dB हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 πr। लेकिन अब आई नहीं लेंगे यहाँ पर, यू विल नॉट टेक आई, यहाँ पर हम आई ना लेके DI लेंगे, क्योंकि अगर आई करंट इस पूरे शीट में से गुजर रहा है, एक जैसे मेरे पास क्या है, ये एक मान लेते हैं कि ये शीट है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो वो जो करंट है वो करंट इस पूरे शीट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक है। तो अब इस शीट को हमने ऐसे कर्व करके ऐसे सेमी ऐसे कर दिया है, ठीक है, इस तरीके से। तो साइड से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, ऐसे सर्कुलर सेमी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा। बिल्कुल यही सोचना है आपको, बस यही बात है कि ये जो शीट है बहुत ही लंबा है, ठीक है। सो द करेंट इज फ्लोइंग इन ए शीट हुज क्रॉस सेक्शन इज सेमी सर्कुलर, ठीक है। इसको हम लोगों ने पतले पतले स्ट्रिप्स में कंसीडर कर लिया है। एवरी स्ट्रिप हैज ए थिकनेस ऑफ DL, ओके। तो हम निकाल सकते हैं कि करंट इज फ्लोइंग थ्रू द विड्थ ऑफ दिस होल शीट, ओके। तो ये जो इसका जो विड्थ होगा वो हम निकाल सकते हैं, दिस विड्थ इज एक्चुअली πr। सरकमफ्रेंस जो सर्कल का होता है वो होता है 2 πr, तो हाफ है, ये सेमी सर्कुलर है, सो दिस इज πr, ठीक है। तो इस पतले से सेक्शन में कितना करंट बहेगा, तो हम लोग करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं। सो उसको हम कह लेते हैं करंट फ्लोइंग थ्रू a unit cross section। यूनिट क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो होगा, तो टोटल करंट डिवाइडेड बाय द सरकमफ्रेंस, दिस सरकमफ्रेंस, ठीक है। इस सरकमफ्रेंस से हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब बाहर का जो इसका पेरीमीटर है, ओके। सो क्रॉस सेक्शन का, सो I डिवाइडेड बाय πr, ओके। नाउ आपका जो थिकनेस है यहाँ पर जो आप कंसीडर करें, पतला सा स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हैं, उसका लेंथ तो DL है। तो इस पूरे में जब ये I करंट जा रहा है, इस पूरे शीट से I करंट जा रहा है, तो इस पतले से स्ट्रिप से कितना करंट जाएगा वो हम निकाल सकते हैं। सो DI इज व्हाट, DI इज इक्वल टू I अपॉन πr इंटू DL, ओके। ये DL आ जाएगा, तो ये DI है और वो है DL, हमने DI निकाल लिया। तो DI की वैल्यू इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो DB कितना आ जाएगा, DB इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4, पहले तो मैं इन सब वैल्यूज को पहले लिख लेता हूँ, ओके। म्यू नॉट अपॉन 2 πr तो लिख लेंगे। अब लिखेंगे DI की वैल्यू, सो DI इज व्हाट I इंटू DL अपॉन πr, ओके। ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग B निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन के लिए जो कांस्टेंट्स हैं वो बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 π² r² बाहर आ जाएगा और I भी बाहर चला जाएगा और DL रह जाएगा, DL का इंटीग्रेशन करेंगे। तो DL कितना लेके चलेंगे, फ्रॉम 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, ये πr तक, 0 to πr, ठीक है। हर स्ट्रिप से वो जो फील्ड होगा वो r दूरी पर। लेकिन एक चीज़ और हम लोग अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो क्या है, उसमें गलती हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से जो फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा, और वैसे ही डायमेट्रिकली अपोजिट सेक्शन से जब हम फील्ड देखेंगे तो वो इधर की तरफ होगा। तो आप देख सकते हैं कि क्लास 12 का कॉन्सेप्ट तो यूज़ किया जा रहा है, लेकिन आप इसमें कॉम्प्लिकेसी कितना ज़्यादा बना दिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक्चुअली पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को यूज़ किया गया है, एक डेरिवेशन को। देखो ये सेमी सर्कुलर हिस्सा है, यहाँ पर से हम कुछ कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रिप, जो ये स्ट्रिप अंदर जा रहा है, इसकी वजह से जो फील्ड आएगा वो यहाँ पर होगा DB। उसी तरीके से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एंगल पर यहाँ पे भी होगा एक स्ट्रिप, उसकी वजह से जो फील्ड आ रहा होगा
वो इधर आएगा dB। तो इसके दो कंपोनेंट्स हम बनाएंगे, एक इधर की तरफ और एक उधर की तरफ, ठीक है। ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो कैंसिल हो रहे हैं और इन दोनों का जो कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि आपने जो यहाँ पर लिया है, दिस एंगल इज थीटा, इसको थीटा एंगल मान लेते हैं, ठीक है। किधर से भी ले सकते हैं, थीटा इधर से लें या उधर से लें। अगर ये थीटा एंगल है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा, ओके। सो dB cos थीटा एंड dB cos थीटा विल कैंसल। यहाँ पर जो होगा वो 2, मैं यहाँ पर ऐसे दिखा देता हूँ कि ये होगा 2 dB sin थीटा। ये जो कंपोनेंट होगा ऊपर की तरफ ऐड हो जाएगा, ओके। तो dB लिखने में हम लोग थोड़ी जल्दीबाजी कर गए, उसको जरा ठीक कर लेते हैं। सो टोटल जो dB होगा वो होगा ये इधर की तरफ, एक्चुअली टोटल फील्ड जो होगा वो ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। साइड वाले जो कंपोनेंट हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, जो वर्टिकल कंपोनेंट मिल रहा है टू दिस फ्लैट सरफेस, यहाँ पे जो बन रहा है इमेजिनरी फ्लैट सरफेस उस पे, ठीक है। तो वो भी लिख लेते हैं इनटू टू। अब देखो यहाँ से लेकर के आपको यहीं तक इंटीग्रेट करना होगा, एक्चुअली यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे तो उधर वाला ऑटोमेटिकली जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा, बिकॉज आपने क्या किया, ट्वाइस तो कर लिया। तो इधर वाला तो आपने ऑलरेडी ऐड कर लिया है ना, इधर वाले का लिया और इधर वाले का लिया, ट्वाइस किया, यानी कि हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना, फ्रॉम 0 to 90 डिग्री ही लेके जाना होगा, ठीक है। सो अब हम लोग लिखते हैं इसको ट्वाइस ऑफ साइन थीटा, ओके। dB की जो वैल्यू थी वो पूरा हम लिख लेते हैं, dB की वैल्यू हमने अलग कैलकुलेट कर लिया था, di की वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। तो ये इतना तक जो लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज योर 2 dB, ओके। नाउ साइन थीटा लगा दिया गया। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे b, तो पहले कांस्टेंट बाहर लिख लेते हैं, म्यू नॉट आई, 2 कैंसिल हो जाएंगे, म्यू नॉट आई अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ओके। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा। अब आपको ध्यान देना होगा कि जो हम लोग ये दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो दिखा रहे थे जिसको हम dl कर रहे हैं, एक्चुअली इस dl को लिखा जा सकता है ऐसे करके, dl इज इक्वल टू r इंटू ये एंगल हम ले लेते हैं d थीटा। सो dl इज इक्वल टू r इंटू d थीटा, तो वो भी पुट कर देंगे। तो साइन थीटा इंटू यहाँ पर जो हम लोग dl है ऐसे लिख सकते हैं dl, एंड इन नेक्स्ट स्टेप रिप्लेस दिस dl बाई r इंटू d थीटा। तो dl की वैल्यू r d थीटा पुट कर दी गई है, ये पूरा आ गया। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, 0 to π/2, ठीक है। करके देखते हैं इंटीग्रेशन और आंसर देखते हैं मैच होता है कि नहीं। सो एक r कैंसिल हो जाएगा, सो म्यू नॉट आई अपॉन पाई स्क्वायर r इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 to π/2, ठीक है। देखते हैं ये कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस मैं इसको कॉस ये उल्टा प्लस अगर लगा दूंगा तो लिमिट उल्टा हो जाएगा। सो कॉस 0 होता है 1 माइनस कॉस 90 क्या होता है 0, इतना आ रहा है, और ये टर्म एज इट इज। तो कितना आंसर आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन पाई स्क्वायर आर आ रहा है। ये सिस्टम ही बना दिया गया है एक्चुअली, जैसे ये क्वेश्चन जो आया है AIEEE 2011 में आया है, ठीक है। और आपको सोच लो कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ऐसा तो लग रहा है कि जैसे JRF नेट का क्वेश्चन हो, फिजिक्स में नेट का क्वेश्चन आता है ना, वैसा लग रहा है कि नेट और गेट के एग्जाम में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अब वो मतलब मेडिकल एग्जाम में और भी ऑब्जेक्टिव में आने लग गए हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अब मैं आपको पूरा एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो आपका जो वायर है एक्चुअली वो वायर नहीं है, वो एक लॉन्ग शीट है मेटल की, ठीक है। और वो शीट फ्लैट नहीं है, उस शीट को ऐसे कर्व कर दिया गया है, ओके। कर्व कर देने का मतलब क्या है कि सेमी सर्कुलर शीट बना दिया गया है,
ठीक है, इसलिए क्रॉस सेक्शन आपको एक रिंग की तरह दिखाई देगा। तो मैंने क्या इमेजिन किया कि उस शीट में हम लोगों ने जो ऐसा शीट है इस तरह का, ठीक है, ऐसे जो शीट है, इस शीट में बहुत पतले पतले मैंने स्ट्रिप काटे, ठीक है। नाउ एवरी स्ट्रिप, ठीक है, हर स्ट्रिप जो होगा यहाँ से डी थीटा एंगल बना रहा होगा, ठीक है, ये जो स्ट्रिप है, और डी थीटा एंगल बना रहा होगा एट एन एंगल ऑफ थीटा, मैंने ऐसा इमेजिन किया था। और हर स्ट्रिप जो होगा एक वायर की तरह बिहेव करेगा। नाउ एक वायर से आर डिस्टेंस पर फील्ड ये होता है, तो इस वायर की वजह से जो फील्ड आएगा वो ऐसे आ जाएगा, उसी तरीके से इधर वाला का ऐसे आएगा। तो दोनों कैंसिल हो गए, कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट जो होगा वो इधर की तरफ ऐड हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला लगा करके इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है। तो फिर आपका ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, उसी को ये मैग्नेटिक इंडक्शन बोल रहे हैं। ओके, मैग्नेटिक इंडक्शन जो वर्ड है वो यूज़ किया गया, ओके, यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड ही निकालना था। एग्जाम में जो फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं उसको अगर आप सारा मन में सोचते रहेंगे तो थोड़ा टाइम बर्बाद हो सकता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पेंसिल रखना चाहिए। और जहाँ पर रफ स्पेस है, ठीक है, रफ स्पेस भी काफ़ी कम प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको मिटाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। एक स्टूडेंट जो था वो उतने सारा रफ स्पेस फिल कर दिया पेन से, ठीक है। अब उसके बाद सॉल्व करने की जगह ही नहीं थी, थोड़ा सा परेशान सा था वो, बता रहा था। तो क्वेश्चन कहता है कि लॉन्ग वायर कैरीज ए स्टेडी करंट, एक बहुत ही लंबा वायर है, ठीक है, और वो उसमें कुछ जो करंट है स्टेडी, मतलब करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, ओके। इट इज बेंट इनटू ए सर्कल, इसको हम लोगों ने सर्कल में बना दिया, ठीक है, ऑफ 1 टर्न एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज बी। यहाँ पर जो कॉइल है, ओके, इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी है, ओके। इट इज बेंट इनटू ए सर्कुलर लूप ऑफ n टर्न्स। अब क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोगों ने एक सर्कुलर लूप ऐसे बनाया है छोटा, उसमें कई टर्न्स दिए। उसी वायर को, इस वायर इट हैज सम फाइनाइट लेंथ l रहा होगा, उसका एक सिंगल सर्कल बनाया हमने। अब उसको n नंबर ऑफ टर्न्स करके भी हम लोगों ने यहाँ पर n टर्न्स किए गए हैं, लेकिन वायर वही वाला है, ठीक है। Then it is bent into a circular loop of n turns. The magnetic field at the center of the coil will be. तो मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर कितना होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक सर्कुलर रिंग जो होता है, ओके, उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड B होता है वो होता है म्यू नॉट इंटू I अपॉन पाई, और इसका जो रेडियस रहा होगा R, पाई आर, ठीक है। नहीं, म्यूनट I अपॉन कितना होता है 2R, नॉट पाई आर, अपॉन 2R, म्यूनट I अपॉन 2R। आप फॉर्मूला चेक कर लो, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसमें इस वायर को फिर से काट के खोल दिया और उससे छोटा रिंग बनाया जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हो, ठीक है। तो इसमें आप मान सकते हो कि देयर आर n नंबर ऑफ रिंग्स विथ ए स्मॉलर रेडियस R। तो इसमें जो फील्ड होगा उसको हम लोग B प्राइम कह देते हैं, ओके। B प्राइम जो है वो आ जाएगा म्यू नॉट, करेंट तो वही है, ठीक है। पहले तो n नंबर ऑफ टर्न्स है, सो n मल्टीप्लाई होगा। अगर एक रिंग की वजह से कुछ फील्ड है, सो n रिंग की वजह से n टाइम्स हो जाएगा फील्ड, सबके फील्ड जो होंगे ऐड होंगे। सो n इंटू म्यू नॉट I, करेंट तो चेंज नहीं हुआ है, अपॉन 2 ये स्मॉल r, ठीक है। ये नया वाला फील्ड होगा। अब बात ये कि कैपिटल R और स्मॉल r के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें एस्टेब्लिश करना होगा। सो ये जो L लेंथ है, दिस L लेंथ इज गिवन बाय 2 पाई कैपिटल R, और वही L लेंथ जो इसमें हमने कई बार टर्न्स में यूज किया है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो L लेंथ होगा वो लिखा जाएगा n इंटू 2 पाई स्मॉल r, ठीक है। तो ये दोनों L तो बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं 2 पाई r इज इक्वल टू n इंटू 2 पाई स्मॉल r। तो 2 पाई कैंसिल, सो r इज इक्वल टू
कैपिटल R बाई N। ओके, तो हमने स्मॉल r की वैल्यू निकाल ली है। अब हम स्मॉल r की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, n इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू r डिवाइडेड बाई यहाँ पे n। तो ये n ऊपर चला जाएगा, इट विल गिव यू n स्क्वायर इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और म्यू नॉट आई अपॉन 2r की वैल्यू क्या है, b है। नाउ दिस क्वांटिटी इज एक्चुअली b, तो इसको लिख देंगे हम लोग n स्क्वायर b। तो हम देख रहे हैं कि जो नया वाला फील्ड है वो हो जाएगा n स्क्वायर b। वायर वही, ठीक है, करंट वही, सिर्फ हमने कॉइल के शेप को चेंज कर दिया तो फील्ड आ गया, बदल गया, फील्ड बढ़ गया और वो n स्क्वायर टाइम्स हो गया। ठीक है, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फील्ड होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड करता है। मतलब ऐसा तो हम सोलिनॉइडल कॉइल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सोलिनॉइडल कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है। सो ये क्वेश्चन AIEEE 2004 में आया था। ओके, मेडिकल एग्जाम का ही नाम था ये AIEEE, ठीक है, नहीं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता था, ठीक है, वो वाला नहीं पिछले वाला क्वेश्चन जो था वो AIEEE 2011 का था, इंजीनियरिंग का क्वेश्चन ही तो है। ओके, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, ठीक है, ये हम लोगों के टाइम पे होता था। मेरे ध्यान से देखा है, मुझे लगा कि NEET का है। ओके, दूसरा जो क्वेश्चन है ये जो हमने अभी किया है वो AIEEE 2004 में आया था। ओके, एक्चुअली पूरे इंडिया का कंबाइंड एग्ज़ाम होता था जिसमें कि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अलग अलग फॉर्म भरने से अच्छा है कि आप इस फॉर्म को फिल कर दें और इससे आप कई जगह एडमिशन ले सकते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स ईच ऑफ रेडियस इक्वल टू 2 पाई सेंटीमीटर आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ओके, 2 कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स हैं जिनका कि रेडियस कितना दिया गया है, इक्वल टू 2 पाई, आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर आर द currents flowing in each coil respectively. The magnetic induction in Weber per meter square, okay, at the center of coil will be। तो यहाँ पे 2 कॉइल दिया गया है, ये एम्स के एग्जाम में आया है। ठीक है, एम्स 2008 में आया था और AIEEE 2005 में आया था। तो पहले इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में आ चुका था, उसके बाद में फिर एम्स में एग्ज़ाम में दिया गया है। ठीक है, एम्स में बहुत कम सीट्स होती हैं, काफ़ी हाई लेवल ऑफ कंपटीशन है। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम का सीट कम कर देंगे अगर तो कंपटीशन हाई लेवल का बन जाता है। ठीक है, ये अच्छा तरीका एग्ज़ाम को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने का। सो 2 कॉन्सेंट्रिक कॉइल लेते हैं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, उनका सेंटर सेम होना चाहिए, बाकी कुछ सेम हो ना हो, सेंटर सेम होना चाहिए। तो एक कॉइल ले लिया गया ऐसे, ठीक है, आर प्लेस एट राइट एंगल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे रखे गए हैं। ठीक है, यानी कि हम कॉइल का जो प्लेन होगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक कॉइल जो है ऐसे और दूसरा कॉइल जो होगा वो मैं बना नहीं पा रहा हूँ, चलिए मुझे पहले वर्टिकल वाला ही बनाना चाहिए था। ओके, ये कॉइल ऐसे है, एक कॉइल ऐसे होगा, दूसरा कॉइल जो है यहाँ से ऐसे जा करके, ठीक है, ऐसे 2 कॉइल्स हैं। ठीक है, ये दोनों कॉइल्स एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। ठीक है, ये दे दिया गया। रेडियस इन दोनों कॉइल का जो रेडियस है वो है 2 पाई। ओके, एक में 3 एम्पियर और एक में 4 एम्पियर का है। तो एक में
मान लेते हैं कि ये है I1 और दूसरे में है करंट I2, ठीक है। I1 बराबर है 3 एम्पियर एंड I2 ले लेते हैं 4 एम्पियर। रेडियस जो है वो दोनों का बराबर है। द मैग्नेटिक इंडक्शन, वही फील्ड ही है, इन वेबर पर मीटर स्क्वायर एट द सेंटर ऑफ कॉइल्स विल बी, ठीक है। ये म्यू नॉट की वैल्यू प्रोवाइड कर दी गई है। म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर, ठीक है। ये दिया गया यूनिट्स, म्यू नॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने आप वेबर में ही आएगा, ठीक है। तो देखो आपको मालूम है कि ये अगर एक कॉइल है, ठीक है, तो उसके सेंटर पर फील्ड होता है वो ऐसे आता है, ऐसे, ठीक है। और हम उसको करंट का डायरेक्शन के हिसाब से भी निकालते हैं। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इधर की तरफ होगा, करंट उल्टा जाएगा तो उधर की तरफ, इधर की तरफ होगा, बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस लूप होगा। तो मान लेते हैं कि इसमें करंट ऐसे अगर चल रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, तो या इस वाले का जो फील्ड होगा I2 की वजह से जो फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा, इसको हम लोग B2 कर देते हैं। और I1 की वजह से फील्ड ऐसे करेंगे तो वो इधर आ जाएगा ऐसे, ये होगा B1। दो फील्ड्स हैं, तो B1 और B2 जो है वो एक दूसरे के राइट एंगल पर होंगे। तो दो दिया गया राइट एंगल पे, इसका रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट दोनों के बीच से पास होगा, ठीक है। तो वही आपको बताना है। तो पहले हम लोग B1 देख लेते हैं कि इतना आ रहा है। व्हाट इज B1? सो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2R, ओके। ये फार्मूला आप कंफर्म कर सकते हो। एक्सिस का जो फार्मूला होता था उसमें x² प्लस R², किसी भी कॉइल के एक्सिस पर x डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इधर की तरफ होता है, और इसकी वैल्यू होती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I R² अपॉन 2R² प्लस x² टू द पावर 3/2। चेक कर लो अगर मैंने कुछ इसमें मिस्टेक किया होता, ठीक है। अगर आप इसके सेंटर पर देखेंगे तो x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, सो B एट 0, दिस इज B एट x। तो ये म्यू नॉट I R² कैंसिल हो जाएगा और 2R बचेगा, ठीक है। क्यूब आ जाएगा एक टर्म, ये वाला 0 पुट करेंगे, क्यूब आएगा, वो कैंसिल हो रहा है। सो ये B1 निकल लिया। उसी तरीके से B2 लिखेंगे, B2 की वैल्यू होगी म्यू नॉट I2 अपॉन 2R। नाउ दो वेक्टर्स हैं, दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट फील्ड को हम B कह रहे हैं, B का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस आपको मालूम है कि 2 इंटू B1 इंटू B2 इंटू कॉस 90 डिग्री, सो दिस टर्म इज 0, कॉस 90 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉस 90 0 होकर के यहाँ से हम लोग इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो B1 की वैल्यू जो है ये म्यू नॉट I1 अपॉन 2R का स्क्वायर प्लस म्यू नॉट I2 अपॉन 2R का होल स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 2R का जो स्क्वायर हो रहा है वो रूट से बाहर चला जाएगा और वो वैसे ही रह जाएगा, और अंदर में I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बचेगा, ठीक है। होल स्क्वायर कॉमन होके बाहर कर दिया गया। सो I1 की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 आ जाएगा 25 का रूट करेंगे तो 5 आएगा। सो 5 म्यू नॉट, ठीक है, अपॉन 2R, ठीक है। 5 एम्पियर हो गया वहां पे, ओके। वैल्यू पुट कर लेते हैं, 5 इंटू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ओके,
डिवाइडेड बाई ये एम्पियर पर जो है वो इस एम्पियर से कैंसिल हो जाएगा, तो वेबर इन मीटर पर बचेगा ऊपर में। और नीचे में क्या हम करने वाले हैं, नीचे में 2 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस इज 2 पाई, तो 2 पाई कर देते हैं रेडियस। ये तो जानबूझ के दिया गया था ताकि ये 2 पाई और 4 पाई बन के कैंसिल हो जाए। सो आंसर क्या आएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -7 आ रहा है, ठीक है, वेबर में, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। 2 बार आया था, ये एम्स 2008 में भी आया था और AIEEE 2005 में। इसीलिए लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस अगर आप करते हैं, इवन मेडिकल की कोई तैयारी कर रहा है तो भी इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस उसको करने चाहिए ऑब्जेक्टिव वाले। और अगर आप इंजीनियरिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस का, तो मेडिकल का भी जो ऑब्जेक्टिव आता है वो देख सकते हैं। एक मैगजीन आती है फिजिक्स टुडे, ठीक है, उसमें काफ़ी ऑब्जेक्टिव आता रहता है, तो वही ऑब्जेक्टिव ही होते हैं जो पिछले ईयर्स में आए थे या कुछ कई साल पहले आए थे। कई मॉडल बना करके वो लोग टेस्ट पेपर बना के देते रहते हैं, ठीक है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो EMI का ओवरव्यू कर रहे हैं, तो इसमें देखो EMI जो चैप्टर 6 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, चैप्टर स्टार्ट होता है कुछ एक्सपेरिमेंट से जो काफ़ी हिस्टोरिकल है, ठीक है, जिसमें कि नाम आता है हेनरी जोसेफ का, माइकल फैराडे का, ठीक है। इन लोगों ने ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जो कि 18th सेंचुरी के एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है। इसमें एक्सपेरिमेंट का नंबर एक्सपेरिमेंट 6.1, इसमें अगर आप एक मैग्नेट को कॉइल के पास नज़दीक या दूर ले जाते हैं, सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल चेंजेस, और इसकी वजह से इसमें जो फ्लक्स चेंज होता है, इसकी वजह से उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा था कि इसमें करंट जनरेट होता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या करना है कि आपको 2 कॉइल लेने, एक कॉइल के बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है C2 को, और एक को विदाउट बैटरी, और फिर आप C2 कॉइल को आगे पीछे करते हैं तो देखते हैं कि C1 कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, EMF इंड्यूस होता है, या गैल्वेनोमीटर कुछ रीडिंग देखता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग ने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। उसी तरीके से एक्सपेरिमेंट 3 दिया गया है, ठीक है, इसमें भी 2 कॉइल्स लेने हैं। आपको करना क्या है कि 2 कॉइल को मूव बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी कॉइल को मूव नहीं करना है। एक कॉइल को गैल्वेनोमीटर से जोड़ना, दूसरे कॉइल को बैटरी से, और एक स्विच को उसमें कनेक्ट कर देना है K। जब आप स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है, तो कॉइल C2 में करंट कभी ऑन ऑफ हो जाता है, उससे उसमें मैग्नेटिक फील्ड कभी क्रिएट हो जाता है और कभी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड मतलब चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू ए गिवन एरिया, ठीक है। तो हम ये पाते हैं इन एक्सपेरिमेंट से कि जब भी फ्लक्स चेंज हो रहा होता है तब करंट इंड्यूस होता है, EMF इंड्यूस होता है, और इफ द सर्किट इज कंप्लीट देन दैट EMF कैन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये समझाया गया है। मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन मैंने बता दिया कि फाई इक्वल टू क्या होता है, B.A, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया परपेंडिकुलर टू द एरिया, ठीक है। फैराडे लॉ का इंडक्शन, फैराडे ने मैं कई एक्सपेरिमेंट्स किया और उन्होंने मैथमेटिकली फिर ये एस्टैब्लिश करके दिखाया था, ठीक है। माइकल फैराडे एक्चुअली पढ़े लिखे नहीं थे, जहाँ तक मुझे याद है कि माइकल फैराडे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, हम्फ्री डेवी के असिस्टेंट हुआ करते थे, ठीक है। तो उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बताया था फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन की EMF जो इंड्यूस हो रहा है इन केसेस में, एक्सपेरिमेंट नंबर हेनरी जोसेफ के जो एक्सपेरिमेंट्स थे या इनके अपने एक्सपेरिमेंट थे, EMF होता है वो d∅/dt, और फाई क्या होता है, फाई इज इक्वल टू B.A, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। सो d∅/dt जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल। और फिर इसमें कुछ करेक्शन किया गया जिसको कि लेंज लॉ कहते हैं। उन्होंने कहा कि एक्चुअली यहाँ पर एक माइनस साइन आता है, ठीक है।
तो लेंज लॉ ये कहता है कि अगर आप कोई किसी भी तरह का चेंज करते हैं एक कॉइल के साथ, लाइक आप उस कॉइल को उसके नज़दीक ले आते हैं, दूर ले आते हैं, उसमें करंट चेंज करते हैं, ठीक है, तो जो पूरा सिस्टम है उसको उस चेंज को अपोज करता है। अगर आप कॉइल को नज़दीक ले जा रहे हैं मैग्नेट के, या मैग्नेट को कॉइल के नज़दीक ला रहे हैं, सो कॉइल में करंट इंड्यूस ऐसा होगा ताकि वो मैग्नेट जो आप ला रहे हो उसको अपोज कर सके, ठीक है। तो ये इसीलिए माइनस साइन यहाँ पर लिया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेंज लॉ। अगर देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स तो EMF इंड्यूस क्या होगा, माइनस n इंटू d∅dt। तो ये है आपका लेंज लॉ या फैराडे लेंज लॉ, पूरा कंप्लीटली कहें तो हो जाएगा, ठीक है। इस पे बेट कुछ क्वेश्चन आपको करना है एग्जाम के लिए। अब आगे देखें, कुछ एग्जाम्पल दिए गए। लेंज लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी दिखाता है। अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक मैग्नेट है और आप कॉइल के नज़दीक ले जाते हैं, सो कॉइल में करंट इंड्यूस होता है दैट अपोजेज यू फ्रॉम टेकिंग द मैग्नेट क्लोजर टू द कॉइल, ठीक है। वो आपके मैग्नेट को जब आप ले जाओगे और देयर सफिशिएंट नंबर ऑफ टर्न्स, तो आपको ऐसा फील हुआ कि वो कॉइल आपको मैग्नेट को अंदर ले जाने से रोकता है, ठीक है। आपको उस फोर्स को फील कर सकते हैं, ठीक है। सो एक इसको समझने के लिए आप एक छोटा सा खिलौना ले लो जो टॉय नहीं होता, उसमें एक मोटर लगा होता है, इसमें 2 तारें लगी हुई थी। इसको जब आप बैटरी से कनेक्ट कर दो तो ये जो पिन जैसा निकला होता है स्पिंडल, वो घूमने लगे, इसमें व्हील वगैरह लगाने से वो घूमता है। आपको करना क्या है कि ये खिलौना में से वो मोटर निकाल लेना है और इस पिन को हाथ से घुमा के चेक करना है। जब आप इसको घुमाओगे तो फ्रीली घूमेगा, लेकिन अगर आप इन दोनों वायर को कनेक्ट करके तब घुमाओगे तो घूमने से रोकेगा, ठीक है। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द लेंज लॉ, ठीक है। ये सर्किट कंप्लीट है। जब आप इसको घुमाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ये लेंज लॉ कहता है कि जो आप चेंज प्रोड्यूस करना चाहते हैं इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, दैट करंट अपोजेस द दैट चेंज, ठीक है। तो अगर आपके पास ये कॉइल दिया हुआ है, ओके, और इसमें अगर हम लोग इसके नज़दीक नॉर्थ पोल लेके जा रहे हो, नॉर्थ पोल को इस कॉइल की तरफ लेके जाओगे, ठीक है, तो करंट किधर प्रोड्यूस होगा उसके लिए आपको यहाँ पर n लिख देना है सिंपली, ठीक है। n लिख देना है, यहाँ पर ऐसे एरो लगा देना है, यहाँ पर ऐसे एरो लगा देना है, यानी कि करंट इसमें ऐसे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर आप इसमें से इसकी तरफ साउथ पोल लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सामने S लिख देना है। इस कॉइल में आप ऐसे लेके जा रहे हैं साउथ पोल, ठीक है। ये एक मैग्नेट है, तो यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होगा उसमें S लिख देना और यहाँ पे एरो लगा देना, यानी कि करंट इसमें इधर से ऐसे होगा, इधर ऐसे होगा, इधर की तरफ करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। मैं इधर से देख रहा हूँ, ऐसे करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर आप इसको इधर न ले आके उधर लेके चले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, ठीक है, तो जो आपका ये एरो n कहता है जस्ट उसके उल्टा करंट प्रोड्यूस होगा। अगर आप इसको इधर दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो S कहता है, डायरेक्शन S का है, उसके अपोजिट में इधर से ऐसे जा रहा था ना, तो यहाँ पर उल्टा चलेगा और यहाँ पर ऐसे चलेगा, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस NCERT में दिए गए हैं, 6.4 एग्जाम्पल 6.5 में आप देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे जो है वो पढ़ना वो है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसमें क्योंकि आज हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं तो मैं ये पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये एक वायर लिया जाएगा, ठीक है, ये एक वायर है एंड इट इज मेड ऑफ ए वेरी कंडक्टिंग मटेरियल, लाइक कॉपर का बना होगा, ओके। ये वायर इस तरह का होगा, इसको मोड़ के बना लिए गए और इस पे एक रॉड रख देंगे हम लोग। नाउ इस रॉड का यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो R होगा। ये जो वायर है इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं, लेकिन इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, हम मान के चलेंगे, ठीक है। टू मेक द प्रॉब्लम सिंपल ओनली, यही है इसके पीछे लॉजिक है, और कोई लॉजिक नहीं कि भाई इस वायर का रेजिस्टेंस 0 क्यों मान, इसका क्यों नहीं 0 मान, ये तो और बल्कि छोटा था, ठीक है। तो बस सिंपल सिचुएशन रखने के लिए 12th क्लास में एक टॉपिक बढ़ाने के लिए, ठीक है, ऐसा किया गया, या यूँ कह लीजिए टॉपिक घटाने के लिए भी। इसको हम लोग इसमें मूव करते हैं। अभी मूव करने से कुछ होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है।
आपको क्या करना है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ या बाहर की तरफ इस पूरे इस रीजन में डाल देना है, ठीक है। ये फील्ड है जो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बी जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये एरिया है इसमें कुछ फ्लक्स है। नाउ लेट दिस लेंथ टू बी एक्स, ठीक है। अभी ये लेंथ एक्स है, ओके, जैसे भी आप लेना चाहें, ओके। ये लेंथ हमने एक्स ले रखा है और इसका कुछ जो फ्लक्स है आप निकाल सकते हैं। फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड B इंटू एरिया कितना होगा, इसका लेंथ L मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है L है, विच इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड ऑल्सो। तो B इंटू L इंटू एक्स, B इंटू L इंटू एक्स क्या होगा, फ्लक्स हो जाएगा, ओके। सो जब आप इसको ऐसे मूव करके यहाँ पहुँचा देंगे, ठीक है, ये मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी V, स्पीड मान लें v से मूव कर रहा है, तो ये यहाँ से उठ करके यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो है इन t टाइम कुछ समय में ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगा, vt डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो अब ये डिस्टेंस कितना रह जाएगा, ये जो डिस्टेंस है वो बचेगा x माइनस vt, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं हम लोग, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराएंगे तो वो मतलब ये चेंज होगा, एक्स इज चेंजिंग एक्चुअली। मैं ये सब नहीं लिखना चाहता हूँ, ओके अभी, ठीक है। आप वैसे नहीं सॉल्व करें, हम लोग डिफरेंशिएटर के सॉल्व कर लेंगे इस चीज़ को। तो आपको पता है कि जब यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो फ्लक्स, ये जो डिस्टेंस है वो बदल जाएगा। नाउ एक्स था तो ये एक्स प्राइम हो जाएगा। सो जो बाद वाला फ्लक्स हो जाएगा फाई प्राइम, बी तो सेम रहेगा, एल सेम रहेगा और एक्स प्राइम आ जाएगा। यानी कि फ्लक्स इज चेंजिंग एज द रॉड इज मूविंग, ठीक है। इधर को फ्लक्स नहीं मान सकते बिकॉज दिस इज नॉट ए कंप्लीट सर्किट, ये दिस इज ए कंप्लीट सर्किट, इट इज मेकिंग ए लूप, ओके। तो लूप के अंदर का फ्लक्स देखेंगे, पूरा इधर इसका फ्लक्स कंसीडर नहीं करेंगे, ओनली इन द लूप, बिकॉज चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूसेस ईएमएफ इन द लूप। लूप में ही करंट प्रोड्यूस होगा, ओके, नॉट ईएमएफ, लूप में करंट प्रोड्यूस होगा। तो यही हम निकालेंगे। तो जब आप डिफरेंशिएट कर देते हैं इस फाई को, E क्या कहलाता है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो आप माइनस डी बाई डी टी और फाई की वैल्यू बी एल एक्स पुट कर देते हैं। सो माइनस बी इंटू एल बाहर चला जाएगा एंड डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा, ओके। डी एक्स बाई डी टी क्या है, dx by dt माइनस dx by dt इज एक्चुअली v, तो ये बी एल वी आ जाएगा, ठीक है। इस v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सो x इज डिक्रीजिंग, जैसे जैसे मूव करेंगे सो x इज डिक्रीजिंग, सो v इज इक्वल टू माइनस dx by dt। तो ये बी एल वी होता है ईएमएफ, ओके, यही फॉर्मूला है। इस पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन करना है, ओके। इस पे एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाता है, ठीक है, कि ऑन द अदर हैंड इट इज नॉट ऑब्वियस हाउ एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड व्हेन अ कंडक्टर इज स्टेशनरी एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, ए फैक्ट विच फैराडे वेरीफाइड बाय न्यूमरस एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में आप पढ़ लेना थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक में, हम लोग आज जल्दी जल्दी में कर रहे हैं तो आप ये पढ़ लेना। पेज नंबर 213 के का जो लास्ट पैरा है ना, उसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, उसके बारे में पढ़ लेना है आपको। ये पेज नंबर 213 पे दिया गया है, ठीक है। आप इसको स्किप अभी कर सकते हैं, बाद में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, अभी एग्जाम के बेसिस पे उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, ओके। हम जब लोग मैं क्लास लूँगा अच्छे से तो मैं करवा दूंगा, जल्दी जल्दी कराने में नहीं अभी है, ठीक है। आप चाहें तो ये वर्क के थ्रू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस होता है। अगर DW देखें तो DS हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क फोर्स कितना लगेगा वो भी हम निकाल सकते हैं। इसमें लॉरेंज फोर्स लगेगा, इसमें कुछ आई करंट फ्लो होगा तो लॉरेंज फोर्स उसको अपोज करेगा, ठीक है। आपको पता है कि जब ईएमएफ इतना प्रोड्यूस हो रहा है तो इसमें करंट भी तो स्टार्ट हो जाएगा,
इस लूप में, देयर इज सम करंट एंड दैट करंट इज फ्लोइंग इन दिस, इस रॉड में फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो इस रॉड पे क्या करेंगे, जब आप इसको मूव कराओगे इधर की तरफ, तो ये इधर की तरफ इस पे फोर्स लगना शुरू होगा, वो मूव करने से रोकेगा। दैट अपोजेस, आप इसको मूव कराएंगे तो एरिया जो होगा वो फ्लक्स रिड्यूस होना शुरू होगा, तो इस फ्लक्स को रिड्यूस होने से रोकेगा अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। और आप इसको लॉरेंज फोर्स से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब आप इसको मूव करते हैं देन दिस रॉड कंसिस्ट ऑफ एटम्स विच इज मेड ऑफ, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, एंड देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। जब आप इसको ऐसे रॉड को सरकाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव, जब ये रॉड चलेगा तो उसके साथ जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो भी मूव करने लग जाएंगे, ठीक है। तो उस पर लॉरेंज फोर्स लगता है, उसका डायरेक्शन वगैरह आप देख लेना, वो अपोजिट में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये आप करेंगे। इसके बाद इसमें एक प्रॉब्लम आपको करना चाहिए, ठीक है, जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ऐसे, ये कोई सर्कुलर वायर का ट्रैक बना दिया गया है, इसमें एक रॉड जो है वो, ये रॉड ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो इस पे एक वायर कनेक्ट करेंगे और एक रॉड के सेंटर से, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये एक वायर लगा रखा है, उस पे ये रॉड घूमेगा, तो इस वायर को बाहर से सर्किट बना लेते हैं, ऐसे वायर कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर एक आप कनेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, ये ऐसे चला जाएगा। तो आप पाएंगे क्या कि इसके सेंटर और इस रॉड के टिप के बीच में, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस होगा, बिकॉज इसी को मोशनल ईएमएफ कहते हैं, जो हमने भी डिस्कस किया था। तो ये स्ट्रेट में मूव करने से भी होता है और एंगुलर रोटेशन की वजह से भी होता है, ठीक है। तो उसका कैलकुलेशन आपके बुक में किया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, पेज नंबर 214 पर। इसके बाद फिर आप पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी। जो लॉरेंज फोर्स का फार्मूला है, बी बिल वाला फार्मूला, वो यहाँ पे अप्लाई करके अब वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना एनर्जी इसमें कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, डेसिपेट हो रहा है, वो सब आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन 215 पे किया गया, एनर्जी कंसंट्रेशन, ठीक है। आई जो होगा वो करंट जो प्रोड्यूस होगा वो ईएमएफ जो इन दोनों रॉड्स के बीच में, एंड्स के बीच में ईएमएफ जो आएगा, BLV जो आया है, ठीक है, इसको इसका रेजिस्टेंस R मान लेते हैं। तो जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, BLV अपॉन R। तो ये इतना करंट इस रॉड में प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसका डायरेक्शन वगैरह आपको खुद देख लेना है। और इसके बाद जब करंट निकल गया है, ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू B इंटू आई इंटू लेंथ ऑफ द रॉड। नाउ यू हैव बी, आई कितना निकाल दिया आपने, BLV अपॉन R इज द रेजिस्टेंस इंटू L, तो यह आ जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। तो दिस इज द फोर्स ऑन दिस रॉड, लॉरेंज फोर्स, ठीक है। तो ये सब आपको करना है। इस पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि कैसे जब आप इसको मूव कराते हैं तो कभी करंट बढ़ता है, कभी घटता है, वोल्टेज बढ़ता है, घटता है, फ्लक्स घटता है, उसका ग्राफ बनाया गया है। कई ग्राफ हैं जो क्वेश्चन में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया गया। एग्जाम्पल 6.8 आपको करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे देखें। इसके बाद एडी करंट के बारे में बताया गया, ठीक है। फैकल्ट जो थे उन्होंने देखा क्या कि अगर आप एक कॉपर की सीट ले लें, ठीक है, कैसा भी सीट ले लें आप, सर्कुलर ले लें, ऐसा ले लें, कुछ भी एक सीट ले लें, इसको किसी स्ट्रिंग से हैंग कर दें, ठीक है। और ये सीट जो है वो ऐसे इस तरीके से ऐसे ऐसे हैंग हो रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, छोड़ देना है तो आपको मालूम है धीरे धीरे क्या होगा, ये स्लो होते होते रुक जाएगा बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ एयर। एयर के जो फ्रिक्शन ड्रैग की वजह से स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे ऑक्सीलेशन जो है बंद हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि इसके पास में यहाँ पर मैं क्या करूँ, ये एक मैग्नेट है, ओके, इस मैग्नेट को यहाँ पे ला के रख दूंगा ऐसे। अब हम पाते हैं कि दिस मैग्नेट डजंट अट्रैक्ट कॉपर, कॉपर को तो अट्रैक्ट नहीं करता है, ठीक है। कॉपर इज
नॉट मैग्नेटिक मटेरियल है नहीं, तो आप मैग्नेट रखने से कॉपर पर कोई असर नहीं होता है, वो अट्रैक्ट नहीं होता मैग्नेट से। आप ऐसा ना सोच लें कि लोहे का ऐसे करेंगे तो रुक जाएगा तुरंत, नहीं, कॉपर का लेना है, ऐसा मेटल लेना है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है, और फिर इसको ऑसिलेट करके छोड़ देना। और जब आप मैग्नेट लाओगे तो पाओगे कि डिस्पाइट कि ये अट्रैक्ट नहीं होता है नॉर्मली, लेकिन तब भी वो जल्दी रुक जाएगा, बिकॉज जब ये ऐसे मूव करता है, ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में मोशनल ईएमएफ की वजह से, फैराडे लॉ की वजह से करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। और जो करंट इंड्यूस होता है वो एक सर्कुलर पाथ बनाता है, वो कैसा भी पाथ बना सकता है, ठीक है, इस तरीके का पाथ बनाता है। ऐसे कई तरह के करंट के लूप्स बन जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। और आपको मालूम है कि इट विल अपोज द चेंज। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहे हैं, ये मूव कर रहा था, ठीक है, हम मूव कर रहा है तो जो फ्लक्स इसके अंदर से गुजर रहा है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। नाउ इट विल ट्राई टू अवॉइड दिस चेंज, ठीक है, और उसके लिए क्या करेगा, इसके अंदर करंट वाला लूप स्टार्ट होगा, इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड अपोज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ऐसे जो करंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं इसको हम एडी करंट्स कहते हैं। अगर आप एडी करंट को कम करना चाहते हैं तो आपको एक मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपने ऐसा इस तरह का लिया था, तो आपको मॉडिफिकेशन क्या करना पड़ेगा, इसको कम करने के लिए आपको इसमें से स्लॉट्स काटने होंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे स्लॉट्स काट देंगे तो जो लूप्स बनेंगे, ओके, जो लूप बनेंगे वो लूप्स जो होंगे आप छोटे हो जाएंगे, छोटे छोटे लूप्स बनाने होंगे। अब वो लूप्स पहले जैसे लूप्स नहीं बन पाएंगे, ठीक है। एंड बिकॉज ये लूप छोटा बनेगा तो इसकी वो कम अपोज कर पाएगा और इस तरीके से एडी करंट कम हो जाएगा, इसी को हम एडी करंट कहते हैं, और ये ज़्यादा देर तक ऑसिलेट होगा, ठीक है। इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ हम करते हैं ट्रांसफार्मर वगैरह में जो कोर बनाया जाता है वो हार्ड आयरन का, मतलब सॉलिड आयरन का नहीं बनाया जाता है, ठीक है। कोर बनाने के लिए पतले पतले, ठीक है, आयरन की स्ट्रिप्स को, जैसे मान लेते हैं कि आपको एक फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ही बनाना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम एक ऐसे रॉड लेते हैं, ठीक है, लोहे का रॉड ले लेंगे, ये है लोहे का रॉड विथ रेक्टेंगुलर प्रोसेस, इसके ऊपर हमने वायर वाइंड करना शुरू कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमने ऐसा करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं किया जाता है। प्रैक्टिकली हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं तो ऐसे नहीं बनाते, हम क्या करते हैं, ये सॉलिड आयरन नहीं लेते, हम क्या करते हैं, आयरन के पतले पतले स्ट्रिप्स लेते हैं, ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप, एक स्ट्रिप को दूसरे स्ट्रिप के ऊपर रखते हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी एक और स्ट्रिप, ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप्स को ऐसे रख देते हैं, ठीक है। अगर आप इसको साइड से देखोगे यहाँ पर प्रोसेस, तो बहुत ही पतले पतले स्ट्रिप आपको चिपके हुए दिखाई देंगे, ठीक है। और इन सब के बीच में पहले क्या करते हैं, एक स्ट्रिप लेते हैं, मेटल की स्ट्रिप, इसको पेंट कर देते हैं, जिसको एनामेल कहा जाता है, एक वार्निश किया जाता है, ये पेंट हो गया। आप इसके ऊपर दूसरी स्ट्रिप रखेंगे, फिर तीसरी, जैसे ताश की गड्डी कैसे होती है, ठीक है, वैसे पूरी गड्डी जैसी तैयार करते हैं इसकी, और हर सबके बीच में पेंट्स करते हैं या फिर कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल डाला जाता है, ठीक है, ताकि ये जो थिकनेस है वो बहुत ही ये अलग अलग हो जाएं, सेपरेटेड हो जाएं। और जब इस क्रॉस सेक्शन को आप साइड से देखेंगे, पहले अगर सॉलिड आयरन होता तो इसमें ऐसे करंट के लूप बन जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े एडी करंट के, लेकिन अब हमने क्या किया, इसको पतले पतले स्ट्रिप से काट करके बनाया है, देन बिकॉज ऑफ दैट ये स्ट्रिप्स हैं, तो इसके अंदर एडी करंट जो होंगे वो छोटे छोटे बनेंगे, ये करंट के जो लूप्स बनेंगे वो काफ़ी छोटे होंगे, एंड इट विल रिड्यूस द एडी करंट, तो इसका हीटिंग कम हो जाएगा, ठीक है, और एनर्जी बर्बाद नहीं होगी। तो ये है एडी करंट के बारे में, ठीक है। इसके बाद आपको इंडक्टेंस पढ़ना है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है कि जब आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट या कोई सोलेनॉइडल कॉइल में आप करंट देते हैं, देन इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई कॉइल ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कोई कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब भी आप उसमें करंट देते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो करता ही है, तो इन सब की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है।
उसके अलावा हम पाते हैं क्या कि आपके पास दो कॉइल हैं, ये कॉइल नंबर 1 है और एक है कॉइल नंबर 2। इन दोनों में हम सेम अमाउंट ऑफ करंट दे रहे हैं, ठीक है। तो हम पाते हैं कि अलग अलग फील्ड वगैरह प्रोड्यूस होता है, अलग अलग फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। सो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। जब हम करंट बढ़ाएंगे तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स इसके चार इसमें जो प्रोड्यूस हो रहा है, दैट फ्लक्स विल इंक्रीज। करंट बढ़ाने से इस करंट को बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है। सो दिस फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट। लेकिन हो सकता है किसी और में ज़्यादा तेजी से बढ़े। आप करंट में जितना इंक्रीमेंट इसमें कर रहे हैं, अगर इस कॉइल में करते हैं, जिसमें कि देखो अगर मैं कॉइल बहुत ज़्यादा वाइंडिंग ले लूँ इसमें, तो हो सकता है कि अगर हम लोग करंट देते हैं, ठीक है, सेम करंट इसमें देंगे तो फ्लक्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। सो फ्लक्स प्रोपोर्शनल तो है दोनों ही केस में। यहाँ पर भी फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है, बट यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए कांस्टेंट लिखते हैं, ठीक है। इसको हम m कहते हैं इंटू आई, m कहते हैं या l कहते हैं, ओके, l कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी कि फ्लक्स और करंट के बीच में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है वो कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्शन कहलाता है, ठीक है। और ये बताता क्या है कि फ्लक्स जो है वो करंट पे कैसे डिपेंडेंट है। आपका जो बेसिकली एक कॉइल के बारे में बताता है कि आपने कॉइल को कैसे डिज़ाइन किया है, कितना इफेक्टिव है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने में। और अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दें तो d∅dt क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू L इंटू di/dt। d∅dt इज इक्वल टू L इंटू di/dt आ जाएगा, ओके। और आपको पता है कि d∅dt क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस d∅dt। सो माइनस E है ये, ठीक है, माइनस E इज इक्वल टू L इंटू d∅dt, यानी कि E इज इक्वल टू माइनस L इंटू d∅dt। ये आपका इंडक्शन वाला फॉर्मूला आ गया। अगर आपके पास n नंबर ऑफ टर्न्स है तो इसमें n मल्टीप्लाई कर लेना होगा, ठीक है, n इंटू d∅dt आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ना है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, आपके पास दो कॉइल्स हैं, ठीक है। देखो जो हेनरी जोसेफ का एक्सपेरिमेंट था उसी के बारे में भी आप चाहें तो बात कर सकते हैं। ये एक कॉइल है और ये एक कॉइल है। आप चाहें तो इनको अलग अलग रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो इनको ऐसे रख सकते हैं। ज़्यादा इफेक्टिवली इसको आप ऐसे ऐसे दोनों को रख सकते हैं। ये टच नहीं होगा बिकॉज इन वायर्स पे पेंट किया हुआ होता है, ठीक है। आप इसमें करंट देंगे और उस करंट को चेंज करेंगे, सो फ्लक्स चेंज होगा। बिकॉज ऑफ चेंज इन द फ्लक्स दूसरा जो कॉइल है उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना इफेक्टिवली उसमें इंड्यूस करता है। अगर हम कुछ ऐसा सिचुएशन ले लें, ये एक कॉइल है, इसमें 5 टर्न है, दूसरा जो कॉइल है उसमें 2 ही टर्न है, तो आप इसमें चेंज तो करेंगे लेकिन वो चेंज इसमें नहीं उतना इफेक्टिवली कन्वे हो पाएगा बिकॉज इसमें जो टर्न्स हैं वो कम है, ठीक है। यानी कि अल्टीमेटली ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने जो कॉइल ली उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कॉइल का एरिया कितना है, इन बातों पे डिपेंड करता है। आपने उसको रखा कैसे, आपने दूर में लगा के रखा या आप ऐसे करके रख सकते हैं कि एक कॉइल ऐसे ले लिया गया है और दूसरा कॉइल उसी के एक्सिस पर ऐसे से रखा होगा, ठीक है। तो इसमें फ्लक्स चेंज करेंगे तो इसका फ्लक्स जो होगा चेंज होगा, इसमें करंट चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इस कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो ये कितना इफेक्टिवली उसमें कन्वे करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। सो हम उसमें L के बदले क्या यूज करते हैं, M। चेंज इन द करंट इन दिस कॉइल विल प्रोड्यूस ए फ्लक्स इन दैट कॉइल, ओके। दैट फ्लक्स इज phi ये कॉइल नंबर 1 है, ये कॉइल नंबर 2 है, तो phi2 फ्लक्स इन द कॉइल 2, ठीक है, while we are changing the current in the coil 1, ठीक है, is equal to the mutual inductance of the coil 2 with respect to 1, तो इसको M21 कहते हैं, ओके। उसी तरीके से अगर आप इसको चेंज करते तो उसको इसकी वजह से इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग phi1 कहते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू
M1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इंटू करेंट कौन सा चेंज कर रहे हैं, 2 का चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फ्लक्स म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। अच्छा, एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस। अगर आप इसमें कॉइल में करंट देते हैं, ठीक है, तो इस कॉइल में करंट देने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। बिकॉज करंट जो दे रहे हैं वो करंट इज चेंजिंग, वो करंट चेंज हो रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो चेंजिंग एंड द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है then the flux will also change and that changing flux will produce a current in the same coil। ठीक है, करंट जो हम दे रहे हैं किसी कॉइल में, उस करंट को हम चेंज कर रहे हैं, तो चेंजिंग करंट विल प्रोड्यूस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स इज चेंजिंग। और ये जो कॉइल है, ठीक है, जो एक चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है ना, ये कॉइल अपने खुद के फ्लक्स को फील करता है। ठीक है, एंड बिकॉज ये अपने खुद के फ्लक्स को एक्सपीरियंस करता है, तो दैट चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूसेस अ करंट इन द सेम कॉइल। ठीक है, और वो जो करंट होता है वो जो गिवन करंट के अपोजिट में होता है। ठीक है, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो करंट ऐड होते होते तो बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, एंड दैट विल बी अगेंस्ट एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो वो कॉइल खुद को ही कितना अफेक्ट कर पाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। अगर किसी कॉइल में हम करंट चेंज कर रहे हैं, ठीक है, हम दो कॉइल ले लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, दो कॉइल ले लेते हैं, एक में हमने करंट चेंज किया, किसी रेट से चेंज किया, उसी रेट से दूसरे कॉइल में भी हम चेंज करते हैं, और हम पाते हैं कि पहला वाला कॉइल है वो कम अपोज करता है, दूसरा वाला कॉइल जो ज़्यादा अपोज करता है। ठीक है, यह अपोज करने का क्या मतलब है, वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखो, जब आप इसमें करंट देंगे, ठीक है, और सर्किट में मान लीजिए एक बल्ब ही कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जब आप इसमें करंट देंगे तो पाएंगे क्या कि स्टार्टिंग में जो बल्ब है उतना अच्छे से ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, थोड़े समय के बाद ग्लो करेगा। या इसको आप ऐसे समझ लें कि जैसे देखो फैन है, आपके घर में फैन है, उस फैन का स्विच आप जैसे ही ऑन करते हैं तो फैन पहले से रुका हुआ होता है। ठीक है, रुका हुआ होता है तो फैन पे क्या होता है, अचानक से एक झटका सा लगता है जब आप ऑन करते हैं तो। ठीक है, उस समय जो फैन एक्चुअली घूम नहीं रहा है। ठीक है, सो वो बहुत ज़्यादा उस टॉर्क को अपोज कर रहा है। ठीक है, उसके अंदर जो करंट हम भेज रहे हैं वो उस करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, एंड उसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ टॉर्क वो घूमना चाहता है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि लेंज लॉ क्या कहता है कि जब भी आप कोई करंट देते हैं या आप कोई चेंज करते हैं तो जो सिस्टम है आपका कॉइल और मैग्नेट का, वो उसको अपोज करना चाहता है। तो स्टार्टिंग में पंखा जो है वो बहुत अपोज करता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसका स्पीड बढ़ता जाता है तो दैट अपोजिशन जो है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अगर आपके पास बहुत भारी भरकम मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर, और उसको सीधे अगर आप कनेक्ट कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी से, तो बिकॉज ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्टिंग में क्या वो घूम नहीं रहा होता है। ठीक है, सो ए लॉट ऑफ बैक ईएमएफ इसको कहते हैं, अपोजिशन वाला जो करंट है उसी को हम कह रहे हैं यहाँ पे बैक ईएमएफ की वजह से बैक अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और उसकी वजह से वो मोटर जो है वो हीट होकर जल सकता है। ठीक है, इसलिए अगर किसी बड़े मोटर को स्टार्ट करना होता है तो पहले उसमें हम कम करंट देते हैं, फिर धीरे धीरे करंट को बढ़ाते हैं। ठीक है, नहीं तो अचानक से एक बात बहुत सारा करंट दे देंगे तो बैक ईएमएफ इतना ज़्यादा होगा, ठीक है, कि वो मोटर को ख़राब कर सकता है। तो ये सब सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है उसका कैलकुलेशन दिया गया कॉइल के बारे में, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था दो कॉइल्स का कैसे फील्ड हम देखते हैं, और फिर सोलेनॉइडल कॉइल का फील्ड जो होता है वो आपको पुट करना होगा उसमें। ठीक है, और करके आप ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जब किसी कॉइल में हम करंट देते हैं तो इट कैरीज सम एनर्जी बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, इट इज लाइक ए काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जैसे कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सब कुछ रुका होता है, एवरी चार्ज इज इन स्टैटिक पोजिशन, सो उसकी जो एनर्जी होती है कैपेसिटर की, जो काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बट अगर आप एक कॉइल में, जिसको हम इंडक्टर भी बोलते हैं, उसमें अगर हम करंट देते हैं, ठीक है,
तो वो करंट जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है इज इन मोशन, ठीक है। अगर कोई चीज़ मोशन में तो मोशन में रहना चाहता है, ठीक है, एक्चुअली बात ये है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अपने आप रेस्ट में नहीं आता, इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में कौन लाता है, रेजिस्टेंस, जो उस वायर के अंदर में कॉलिजन्स हो रहे होते हैं। अगर वो नहीं होते तो इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए मूव करता रहता है एंड फॉर एवर मैग्नेटिक फील्ड वुड हैव बीन देयर, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस क्या करता है, उस करंट को रिड्यूस करता चला जाता है, ठीक है। सो रेजिस्टेंस का भी रोल है। तो मतलब जैसे अगर आप चलती बस से अचानक कूद जाओ, ठीक है, तो आपको अगर आप कूद रहे हो बस से बाहर, तो दौड़ते हुए थोड़ा दूर तक अगर आप चलते तो गिरोगे नहीं। लेकिन अगर आप बस से बाहर कूद जाओ, आप बिल्कुल वहीं पे रुक जाओ, तो आप गिर जाओगे, ठीक है। तो आप अगर अपने स्पीड को धीरे धीरे कम करते हैं दैट इज ओके, लेकिन अचानक से अगर आप स्पीड v से सीधा 0 कर देंगे, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पल्स या झटका लगेगा, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा होगा। यहाँ पे भी वही है, अगर आपके पास बड़ा सा मोटर उसमें अचानक से करंट दे देते हैं तो बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इट हैज़ वेरी हाई रेजिस्टेंस, और इलेक्ट्रॉन्स जो अचानक से मोशन में आए तो उनको अचानक से रेस्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कोलिजन्स बहुत ज़्यादा होंगे, उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट होगा और मोटर जो है जल सकता है। इसलिए हम उसमें धीमे धीमे करंट देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे फैन मोशन या मोटर मोशन में आता जाता है, ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या होता है, जब वो मोशन में धीरे धीरे आता जाता है तो आप पोजीशन जो है वो कम होता है कि स्टेडी स्टेट में आ जाता है, ठीक है। ये सब आपको सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में था, ठीक है। हाँ, तो जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और उसको कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, वो हाफ इंटू एल इंटू आई स्क्वायर होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। ये पेज नंबर 223 पर कैलकुलेशन किया गया। यानी कि अगर आपके पास दो कॉइल्स हैं, ठीक है, C1 एंड C2, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें दो सेल्फ इंडक्शंस हैं, एक L1 और एक L2, ठीक है, और एक म्यूचुअल इंडक्शंस है, ओके। एक है M12 और एक है M21, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी कॉइल में, यहाँ पर एक कॉइल दिया हुआ है, ओके, और एक दूसरा कॉइल इसी के साथ को एक्चुअली रखा होगा, ये C1 है और ये वाला है C2, ठीक है। तो जो आपको पता है कि फाई जो होता है इज इक्वल टू, एक तो होगा सेल्फ इंडक्टेंस, जब आप इसमें देंगे C1 में करंट दे रहे हैं, ठीक है, तो C2 में क्या होगा, इंड्यूस होगा फ्लक्स, तो इसको हम φ2 लिखेंगे। करंट C1 में दे रहे हैं, फ्लक्स किस में हम मेजर कर रहे हैं, C2 में, ओके। तो C2 में φ2 जो होगा वो होगा M म्यूचुअल इंडक्शंस ऑफ 2 with respect to 1 into current in coil 1, ठीक है। एक तो ये होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा कि इसमें एक टर्म हम लोग और लिखेंगे प्लस L2 इंटू I2। इसकी वजह से क्या होगा कि इसके अंदर कुछ करंट प्रोड्यूस होगा, I2 करंट प्रोड्यूस होगा। नाउ ये जो I2 करंट होगा वो जो सेकंड कॉइल है उसको प्रोड्यूस होने से रोकेगा, बिकॉज एवरी चेंज इज अपोज्ड अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। सो जब आप इसमें चेंज करेंगे तो उसमें प्रोड्यूस तो होगा, लेकिन वो जो कॉइल उसका अपना सेल्फ इंडक्टेंस भी है, सो उसकी वजह से वो उसको रोकेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर L2 लिखा है इंटू I2 लिखा है। तो इस तरह का एक्सप्रेशन जो है वो आपको यूज करना पड़ेगा, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ठीक है। तो ये आपका पेज नंबर 223 पे दिया गया है। इसके बाद फिर AC जनरेटर है, ठीक है। AC जनरेटर में हम क्या करते हैं कि एक कॉइल ले लेते हैं, ठीक है, और उस कॉइल एक लूप लेते हैं, ऐसे ये एक लूप होता है, मोटर की तरह ही होता है। बस आपको करना क्या, ये लंबा लेके चलते हैं, छोटा लेके चलते हैं, ठीक है। ये घूमता है, ये ऐसे इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है। इधर मैग्नेट पड़ा होता है नॉर्थ एंड इधर साउथ, ठीक है। यहाँ पर एक रिंग लगा देते हैं और यहाँ पर एक रिंग लगा देते हैं, ठीक है। ये इसमें टच नहीं हो रहा है, टच सिर्फ यहाँ पे हो रहा है, ये टच सिर्फ यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है।
ये चूंकि वायर जो होता है ना प्लास्टिक से कवर्ड होता है या किसी एनामल से कवर्ड है, आप मान लें, यहाँ देयर इज नो कनेक्शन, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या, जब ये घूमेगा तो फ्लक्स विल चेंज। तो अभी फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी होगा, बी इंटू एरिया हो जाएगा। तो डी फाई बाई डी टी क्या होगा, जब आप इसको ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, तो पहले तो बी डॉट ए निकाल लेते हैं, बी इंटू ए इंटू कॉस फाई, ठीक है। दोनों ये कुछ एंगल घूम चुका होगा, सो देयर हैव बीन सम फाई एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द फील्ड, ठीक है, वो फाई रहा होगा। तो डी फाई बाई डी टी निकालेंगे तो आ जाएगा बी इंटू ए इंटू कॉस फाई का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो मैं माइनस साइन यहाँ पे लगा देता हूँ, माइनस फाई माइनस साइन फाई माइनस बी ए साइन फाई, ओके, और इंटू डी फाई बाई डी टी। अब अगर फाई जो है वो एंगल है तो एंगल को लिख सकते हैं, अगर ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है तो फाई इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी फाई बाई डी टी को लिखा जा सकता है, ये आ जाएगा माइनस बी ए, एंड इफ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स, अगर इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो यहाँ पर एन बी एक टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको एन बी ए लिख सकता हूँ, एन इंटू माइनस एन इंटू बी इंटू ए इंटू साइन थीट फाई इंटू डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, फाई क्या है ओमेगा इंटू टी है, तो डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस एन बी ए ओमेगा साइन फाई, ओके। तो ये आ गया आपका डी फाई बाई डी टी क्या होता है, ई एम एफ होता है। तो ई एम एफ की जो वैल्यू होती है वो चेंज हो रही है, दिस इज ए कांस्टेंट, इसको हम लोग कह सकते हैं माइनस ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। आपके बुक में कैसे लिया गया है ये आप चेक कर लो, ठीक है। इन्होंने, हाँ, एक चीज़ हम ये कर सकते थे कि डी फाई बाई डी टी जो होता है ना, ई एम एफ क्या होता है, ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, ओके। सो ये माइनस साइन चला जाएगा, सो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। यानी कि ई एम एफ जो होता है वो साइन का फंक्शन होता है, और आपको पता है कि साइन का फंक्शन कैसा होता है, साइन का फंक्शन ऐसे होता है, ये जीरो है तो ये ऐसे चलता है, यानी कि ई एम एफ इधर दिखाएंगे और इधर की तरफ क्या दिखाएंगे हम लोग, टाइम दिखाएंगे, ओमेगा टी, इधर ओमेगा टी दिखा रहे हैं। तो ये पाई बाई टू, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, ऐसे करके करंट ई एम एफ की वैल्यू जो होगी बढ़ेगी घटेगी सिन्यूसॉइडली, ठीक है। और फ्लक्स क्या है, वो है कॉस फाई के टर्म में, तो फ्लक्स जो वो ऐसे चलेगा। अगर मैं फ्लक्स दिखाना चाहूँ इसी में तो फ्लक्स कुछ ऐसे चल रहा होगा, यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे चल रहा होगा फ्लक्स। जब फ्लक्स मैक्सिमम है तो ईएमएफ मिनिमम है, और जब फ्लक्स मिनिमम है तो जो ईएमएफ है वो मैक्सिमम है। सो ये सिनुसाइडल रहता है, ठीक है। तो यही है आपका ये चैप्टर, इसमें इतना ही बताया गया है।